हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट में। तीसरी प्रैक्टिस सेट है आपकी। चलिए आज के प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण श्रम शक्ति के अधिकांश हिस्से में कौन सी प्रकार की बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाधिक प्रचलित है, जो कृषि की मौसमी प्रकृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, अधिकांश हिस्सों में और ग्रामीण श्रम शक्ति के बारे में। तो पहला आपका कह रहा है कि और औद्योगिक बेरोजगारी है यानी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। मौसमी बेरोजगारी या जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं ये है, या तकनीकी बेरोजगारी होती है। तो अगर यहाँ पे बात करें औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, ये उद्योगों से यानी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो इंडस्ट्रियल बेरोजगारी कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति इंडस्ट्रीज में वर्क करता है तो वो अन्य जो फील्ड्स होते हैं जैसे ग्राउंड फील्ड्स होते हैं या अन सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियल बेरोजगारी आती है, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह में कोई काम करते हैं वहाँ पे उसको काम नहीं मिलता है। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी जो होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, वो हमारी जो संरचना होती है, हमारी जो इकोनॉमी की संरचना होती है उसके अनुसार ये बेरोजगारी को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मिलेगा वो क्या होती है कि वो आपकी होती है मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, वहाँ पे जो गांव की आपको पता है कि जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो अगर फसल वगैरह बर्बाद हुए या किसी की जो संरचना होगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसकी प्रकृति जो होगी उसमें अगर किसी भी तरह का बदलाव हुआ तो वो जो है उसकी बेरोजगारी को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी ही देखने को मिलती है। तकनीकी बेरोजगारी जो होती है जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, या इस टाइम पे आपका जो एआई आया है, एआई टूल आया है, उसके माध्यम से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि एआई के माध्यम से क्या हो गया कि काम जितने होते थे वो बहुत ही ईजीली हो रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, जो कंपनीज है ना वो मेंबर्स को, जो कंपनीज में जो वर्कर्स थे उनको छाट रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह पे वो एआई को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। ऐसे जब स्टार्टिंग में था, जब मशीनरी वगैरह आई थी, मशीन वगैरह पहले से हाथों से काम होते थे, लेकिन उसके बाद क्या किया, मशीन वगैरह आ गई तो उसके माध्यम से भी बेरोजगारी फैली थी। तो उसको इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में कृषि भूमि जोतों का औसत जो आकार है, एवरेज जो आकार है वो कैसा है। तो बहुत बड़ा है यानी 20 हेक्टेयर से अधिक है, मध्यम है यानी 4 से लेकर 10 हेक्टेयर है, छोटा या सीमांत यानी 2 हेक्टेयर से कम है, या अत्यधिक बड़ा और एकीकृत है यानी लार्जर एंड कंसोलिडेटेड है। तो आपको पता है जो 2011 की जो सेंसस थी उसके अनुसार जो जोतों का आकार था ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भारत की जो संरचना थी उसमें क्या था, तो आपको पता है कि जो पहले तो आकार बड़े होते थे लेकिन धीरे धीरे डिवाइड होते गए, यानी अभी क्या है जो उनका आकार हो गया आपका दो छोटा और सीमांत यानी 2 हेक्टेयर से कम हो गया। क्योंकि जो जैसे पहले तो जॉइंट फैमिली वगैरह होती थी तो जो खेती का जो आकार था वो बड़ा रहता था, यानी जो जितने भी खेत वगैरह थे वो इकट्ठे रहते थे। लेकिन जैसे ही जो जॉइंट फैमिली टूटी और जो फैमिली मेम्बर्स थे वो अलग अलग सेपरेट हो गए, तो उसके अनुसार से भी भूमि बढ़ गई। ठीक है, भूमि बढ़ गई तो अब भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखने को मिलता है वो छोटे और सीमांत यानी 2 हेक्टेयर से कम की जोत की भूमि का आकार देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर की मुख्य भूमिका क्या है। एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके भी 2 क्षेत्र होते हैं, एक औपचारिक क्षेत्र होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो जो यहाँ पे देखिए तो अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ये कह रहा है कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो निश्चित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ है। दूसरा कह रहा है कि सरकारी नियमों से बाहरी संरचना और कोई सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं है। तीसरा कह रहा है कि केवल बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग है। चौथा कह रहा है कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। अगर यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करें आप, तो निश्चित और वेतन जो सामाजिक सुरक्षा होती है वो आपको औपचारिक क्षेत्र के जो रोजगार होते हैं, औपचारिक क्षेत्र के रोजगार जो होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी कंपनीज में जो परमानेंट जॉब्स होती हैं, आपको पता है कि कंपनीज में परमानेंट भी होते हैं, उसमें क्या होता है जो मेंबर सेलेक्ट हो जाते हैं वो परमानेंट रहता है जब तक वो उससे या उनको या तो बाहर ना कर दिया जाए या जब तक वो 60 वर्ष की आयु तक नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या मिलता है, उनको वेतन की सुरक्षा होती है और सामाजिक जो सुरक्षा का लाभ उनको मिलता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में भी मिलता है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र जो होता है, अनौपचारिक जो फील्ड होता है वो
जैसे आपके डेली वर्कर्स हो गए, जो काम करते हैं, जो डेली लेबरर्स हो गए, जिनको डेली काम वगैरह मिलता है, वो क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर के तहत आते हैं। ठीक है, इसमें भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के कुछ वर्क आते हैं जिसमें जिनको इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, यानी उनको ऐसा नहीं है कि उनका जो सैलरी है वो फिक्स है। ठीक है, उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, प्लस में उनका जो काम का टाइम वगैरह होता है या कितने दिनों तक उनको काम मिलेगा, ये सारी सुरक्षाएं उनको नहीं मिलती हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि उनके पास अन्य सारी सुरक्षा नहीं हो तो उनको पेंशन वगैरह भी नहीं मिलता है, पीएफ वगैरह भी उनका नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो औपचारिक क्षेत्र के जो वर्कर्स होते हैं, यानी जो लोग होते हैं जो काम करते हैं, उनको ये सारी सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह भी सारी मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण परिवारों के लिए कृषि आय के पूरक यानी सप्लीमेंट के रूप में कौन सी संबंध गतिविधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कोयला खनन है, दूसरा कह रहा है कि पशुपालन जैसे डेयरी और पशुधन है, सॉफ्टवेयर विकास है, या बड़ी औद्योगिक इकाइयों का संचालन है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, आपको कोयला खनन क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आता है। आपको पता है जो खनन वगैरह किए जाता है उसके माध्यम से जो आपका बिजली सप्लाई वगैरह या अन्य जो उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पे सप्लाई के लिए भेजा जाता है। वहीं पशुपालन जो आपका खेती से संबंधित है, यानी कृषि से संबंधित है। जब किसान की जो किसान होता है, जो इनकम उसकी होती है वो खेती होती है, लेकिन उसको अन्य प्रकार के यानी उसकी जो इनकम की सुरक्षा यानी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसको पशुपालन के लिए भी प्रमोट किया, जैसे डेयरी हो या पशुपालन, मुर्गी पालन हो गया या बकरी पालन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको प्रदान किया जाता है। वहीं सॉफ्टवेयर विकास जो है आपका सॉफ्टवेयर से आता है और बड़ी औद्योगिक इकाइयों का संचालन से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो कृषि कार्य के पूरक किसको रूप में माना गया है, तो पशुपालन और डेयरी पालन को माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्र में किस तरह से योगदान देता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल गरीबों को ऋण प्रदान करता है, दूसरा कह रहा है कि यह केवल शहरों में प्रवास को बढ़ावा देता है, तीसरा कह रहा है कि यह ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से 100 दिनों के सुनिश्चित अकुशल रोजगार प्रदान करता है, यानी उसकी गारंटी देता है, अधिकार देता है, और यह बड़े किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी देता है। तो अगर बात करें आपको कि गरीबी को ऋण देने का काम ये नहीं करता है, इसके तहत काम मिलता है, न कि आपको ऋण वगैरह नहीं मिलता है इसके तहत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कट गया। क्या हो रहा है कि शहरों में प्रवास को बढ़ावा देता है, नहीं, ये शहरों में प्रवास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि जो लोग शहरों की तरफ जा रहे होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं और उनको जॉब प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो दूसरा भी ऑप्शन ही होगा। तीसरा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, तीसरा आपका राइट जवाब होगा। क्या होता है कि परिवारों को कानूनी रूप से 100 दिनों के सुनिश्चित अकुशल शारीरिक श्रम का अधिकार देता है। ये क्या, मनरेगा के तहत आप जब अपने पंचायत में जो आपके मुखिया वगैरह होते हैं या पंचायत के जो अन्य मेंबर्स आपके सरपंच वगैरह, उनसे आप अगर आपको मनरेगा के तहत काम चाहिए, तो जब आप कहेंगे कि आपको मनरेगा के तहत वक्त चाहिए, तो क्या करते हैं कि 15 दिनों के भीतर आपको वो काम प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर वो नहीं कराते तो क्या होता है कि उनको क्या होता है कि आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो इसमें जो काम मिलता है आपको अकुशल शारीरिक श्रम होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण भारत में ऋणग्रस्तता यानी इनडेप्थनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है और वहाँ पे ऋणग्रस्तता के सबसे बड़ा कारण पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल सरकार की ऋण माफी नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है, दूसरा है फसल की विफलता, उत्पादों का क्रम मूल्य और सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर अत्यधिक व्यय के कारण हो रहा है, तीसरा कह रहा है कि केवल शिक्षा पर खर्च में वृद्धि के कारण हो रहा है, चौथा कह रहा है कि केवल भूमि कानूनी रूप से पंजीकृत न होने के कारण हो रहा है। तो आपको पता है जो ग्रामीण क्षेत्र की ऋणग्रस्तता का एक जो मेन कारण होता है, क्या क्या कारण होता है, जैसे खेती उनका मेन इनकम है। तो अब क्या होता है कि अगर फसल वगैरह बर्बाद हो गई, फसल वगैरह उनकी बर्बाद हो जाती है, या जो फसल बर्बाद नहीं होती लेकिन उनकी पैदावार कम हो जाती है, तो वो क्या होता है कि उनकी जो उपज होती है वो या तो कम हो जाती है, यानी उनकी इनकम कम हो जाती है, क्योंकि वो जो अनाज वगैरह वो बेच नहीं पाते या उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो अगर फसल बर्बाद हो गई या उचित उनको मूल्य नहीं मिला, तो अब वो क्या करते हैं कि फिर से अगली बार की खेती करने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता है, तो वो क्या करते हैं, ऋण वगैरह लेते हैं, चाहे औपचारिक स्रोत से लें या अनौपचारिक स्रोत से लें। तो ये जो सबसे बड़ा कारण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ आपका, फसलों की विफलता या उत्पादन का क्रय मूल्य और सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर अत्यधिक व्यय के कारण यहाँ पे जो ऋणग्रस्तता बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है
कि कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संदर्भ में बिचौलिए यानी मिडल मैन ग्रामीण किसानों का शोषण कैसे करते हैं। आपको पता है कि जो बिचौलिए होते हैं, बीच के बिचौलिए, वो कह रहे हैं कि ग्रामीण किसानों का शोषण किस तरह से करते हैं या कैसे करते हैं। तो केवल किसानों को ऋण देकर करते हैं। दूसरा कह रहा है वह किसानों को उचित भंडारण सुविधाएं प्रदान करके करते हैं। तीसरा कह रहे हैं वह किसानों को उनकी उपज का क्रय मूल्य देते हैं और खुदरा मूल्य पर मुनाफा कमाते हैं। तीसरा कह रहे हैं वह किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन की बात करें तो वो किसानों को ऋण वगैरह देने का काम नहीं करते। तो बीच के बिचौलिए वो, उनको ऋण से क्या मतलब है, किसान का पैसा, वो किसान के पास पैसा है या नहीं खेती करने के लिए, उसको उससे मतलब नहीं है। प्लस में भंडारण वगैरह की सुविधा तो नहीं प्रोवाइड, अगर वो भंडारण वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करा देते हैं अगर उनको, तो किसान को अपनी फसल बेचने के लिए, कम मूल्य पे बेचने के लिए किसी की ज़रूरत ही क्या पड़ती। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका राइट जवाब होगा, या किसानों के उनके क्रय मूल्य देते हैं और खुदरा मूल्य पर भारी मुनाफा कमाते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको पता है जब किसान जाता है मंडी में, जब जाता है अपना अनाज बेचने के लिए, तो वहाँ पे जो खरीदने वाले होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उन्हें पहले ही अपने में क्या करते हैं, साठगांठ बैठा लेते हैं। और जब किसान जाता है तो उनका रेट फिक्स होता है कि हमको इससे ज़्यादा रेट पर कोई नहीं लेगा, तो वो उतना फिक्स रेट पर लेते हैं, यानी मोनोपोली जो होती है मार्केट की वो करते हैं। और जो किसानों की जो अनाज वगैरह होते हैं वो कम दाम पे खरीद लेते हैं और खुद बाद में उसका मुनाफा कमाते हैं। ठीक है। अगला कह रहे हैं कि ग्रामीण शहरी प्रवास यानी रूरल अर्बन माइग्रेशन के पीछे मुख्य पुल फैक्टर क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मौसम है। दूसरा कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर और उच्च आय की संभावना है। तीसरा कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या करना। तो यह चौथा है गाँवों में सामाजिक भाईचारा। तो आपको पता है कि गाँवों से शहरों की तरफ प्रवासन का एक मुख्य पुल फैक्टर क्या होता है। तो बहुत सारे पुल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ मुख्य होते हैं। जैसे अगर बात करें हम, एक तो यहाँ पे लोग एजुकेशन वगैरह के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए जाते हैं, क्योंकि गांव में वे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होते। तो शहरी क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर और उच्च आय की संभावना के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे जाया जाता है। एजुकेशन के लिए जाया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो वहाँ का जो माहौल वगैरह होता है, उन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पर जाया जाता है। और उसके सबसे मेन बात चीज़ होती है कि वहाँ पर रोज़गार की उपलब्धता होती है, जो गाँव में आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत में कृषि बाजार सुधारों यानी एपीएमसी अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी जो मार्केट वगैरह के लिए काम करता है, उनको सुधारने का काम करता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो किसानों को केवल साहूकारों से ऋण देने के लिए बाध्य करना है। दूसरा कह रहा है कि किसान उत्पादों की सरकारी सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त करना है। तीसरा कह रहा है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करना और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना है। चौथा कह रहा है कि बिचौलियों के एकाधिकार को मजबूत करना है। तो एपीएमसी जो अधिनियम है वो क्या करता है कि मार्केट का जो कंडीशन है उसको सुधारने वगैरह का काम करते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक अधिक विकल्प प्रदान करता है और बेहतर जो होता है मूल्य सुनिश्चित करता है। जैसे अभी आपको पता है कि एक क्या बोलते हैं, एक है ना जिसपे क्या किया जाता है, फसलों को जो किसान होता है उनका रेट वगैरह फिक्स होता है, उसको ध्यान नहीं आ रहा है कि एक साइट होती है, वहाँ पे क्या करते हैं कि किसान अपने जो उपज होता है पहले ही उसका रेट फिक्स हो जाता है और वहाँ पे बेचते हैं। तो उसका नाम मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न ये देखते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के द्वैतवाद यानी ड्यूअलिस्टिक प्रकृति से क्या तात्पर्य है। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसकी ड्यूअलिस्टिक प्रकृति से क्या तात्पर्य, यानी इसका क्या मतलब है। तो कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केवल कृषि और उद्योगों पर निर्भर होना है। दूसरा कह रहे हैं कि केवल संगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व होना है। तीसरा कह रहे हैं कि ग्रामीण समाज में धनी, बड़े किसान और गरीब भूमिहीन मजदूरों का सहअस्तित्व होना है। या चौथा कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल पुरुष और महिलाओं का श्रमिक होना है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डुअलिस्टिक अप्रोच आपको देखने को मिलती है, यानी दो वर्गों के बीच जो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जो अंतर देखने को मिलता है आपका, उसको कहता है ये। ठीक है। डुअलिस्टिक वही अप्रोच, यानी ग्रामीण समाज में धनी, बड़े किसान और गरीब भूमिहीन मजदूरों का सहअस्तित्व। एक तरफ आपको बड़े बड़े जमींदार वगैरह जमीन जिनके पास बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे एक तरफ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो किसी के पास एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। तो यही जो है डुअलिस्टिक प्रकृति का अप्रोच है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है।
तो इंजीनियरिंग का क्लर्क के रूप में काम करना है। दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति का पूरे वर्ष बेरोजगार रहना है। तीसरा कह रहा है कि एक खेत में 10 लोगों का काम करना है जबकि केवल 5 लोगों की आवश्यकता हो। और चौथा कह रहा है कि फसल कटाई के दौरान काम न मिले। तो आपको पता है जो प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक जो लोग हैं एक काम में लगे हुए होते हैं। यानी आवश्यकता एक लोग या 2 लोगों की है, वहाँ पे जैसे फैमिली मेम्बर्स का उदाहरण, जैसे आपकी फैमिली है वहाँ पे क्या होता है कि अगर उनके पास जॉब वगैरह नहीं है तो अगर कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पे खेती करना है तो घर के सारे लोग जाके वहाँ पे काम करते हैं, जबकि ज़रूरत 1 या 2 लोगों की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। एक खेत में 10 लोग काम करते हैं जबकि जो आवश्यकता होती है वो 5 लोगों की होती है। तो ये जो क्या होता है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को संदर्भित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की विशेषता क्या है। तो केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रहना है, यदि उनकी भागीदारी दर कम है लेकिन उन पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, उनकी जो कार्य की भागीदारी दर उच्च है लेकिन वह पुरुषों की तुलना में कम वेतन और कम सुरक्षित वाले काम करती है, कम सुरक्षा वाले काम करते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि वह केवल औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं। तो आपको पता है जो भागीदारी वगैरह वुमेन्स की है, तो यहाँ पे अगर देखें तो उनको घरेलू कार्यों तक सीमित है, नहीं, घरेलू कार्य में तो आपको पता है कि जो किसान वगैरह हैं खेती वगैरह का काम भी वुमेन्स करती है, और इसके साथ साथ अन्य जो वर्क्स होते हैं उनमें भी महिलाओं की आपको भागीदारी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि उनकी भागीदारी का दर कम होती है, नहीं, उनकी भागीदारी दर जो होती है लगभग समान होती है, हालांकि उनको पुरुषों के वेतन बराबर नहीं मिलता, यानी इक्वलिटी नहीं है, वेतन में इक्वलिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जो आपका डीपीएसपी है, संविधान का जो डीपीएसपी है 39, वो क्या कहता है कि वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन को सुविधा जो है प्रदान करता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो उनकी भागीदारी दर उच्च है लेकिन पुरुषों की तुलना में कम वेतन या कम सुरक्षा वाले काम करती है। ठीक है, तो उनको अगर वो सेम काम भी करेंगे तो उनका जो पेमेंट होता है वो कम दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगला कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण गैर संस्थागत ऋणों यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज का मुख्य दोष क्या है। जो गैर संस्थागत ऋण के स्रोत है उसका मुख्य दोष क्या है यहाँ पे बता। तो ये स्रोत केवल कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि ये केवल सरकारी योजनाओं का पालन करते हैं। तीसरा कह रहे हैं कि यह अत्यधिक उच्च ब्याज दर वसूलते हैं और अक्सर किसानों को ऋण के जाल में यानी इन डेप्थ में फंसाते हैं। और चौथा कह रहे हैं किसी भी संपत्ति या की गारंटी की मांग नहीं करते हैं। तो जो गैर ऋणग्रस्त स्रोत हैं, आपको पता है कि जो कम ब्याज दर पर ऋण देता है, नहीं, वो जो गैर संस्थागत होते हैं, जैसे आप किसी साहूकार से या किसी से भी आप बाहरी लोगों से जब पैसा लेते हैं तो वो आपको क्या करते हैं कि हाई रेट पे देते हैं, यानी उनका जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि वो हाई होता है। तो ये कम ब्याज दर पे नहीं देते हैं, हाई ब्याज दर पे देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कट गया। कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का पालन करते हैं, नहीं, सरकारी योजनाओं गैर स्रोत जो है ऋण के, उनका सरकारी योजना से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अत्यधिक उच्च ब्याज दर वसूलते हैं और अक्सर किसानों को ऋण जाल में फंसा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सबसे तकनीकी प्रभाव क्या है। तो वे केवल पारंपरिक बीजों का उपयोग करते हैं। दूसरा, किसानों के बीच भूमि का समान वितरण कराते हैं। यह उच्च उपज वाली किस्मों के बीज जैसे रासायनिक उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यह केवल सहकारी समितियों का अंत करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपको पता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन होता है उसके माध्यम से हाइब्रिड वैरायटीज के बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई की नई पद्धतियों को अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। वहाँ पे क्या किया गया, जो परंपरागत बीजें थी, क्योंकि बीजें तो अच्छी थी लेकिन उनकी जो गुणवत्ता थी ना, उनकी जो पैदावार थी वो कम थी, तो इसीलिए उसकी जगह पे हाई जो ज़्यादा उच्च पैदावार करने के लिए यानी जो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए अनाज वगैरह का, उसको ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया गया। क्योंकि उस टाइम पे क्या थी कि अगर बात करें आप 1916 की और 17 की यानी 1960 और 70 के दशक की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे जो उत्पादन कम होता था लेकिन जनसंख्या घनत्व तो अधिक था भारत के पास। तो वो क्या था कि हमारे पास खाने के लिए चीज़ें भी उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं हो पाती, जैसे अनाज वगैरह भी नहीं होते थे। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया और हाइब्रिड वैरायटीज़ के बीज का यूज़ किया गया ताकि जो ज़्यादा पैदावार हो और न सिर्फ हमारी जो जनसंख्या उसका पेट भरा जा सके, बल्कि हम आगे
उसको सप्लाई भी करा सकते। तो अभी जो कंडीशन है हमारे पास बहुत अच्छी है, ठीक है। हालांकि अभी भी जो है कुछ स्रोतों से आपको पता है कि गरीबी आपको देखने को मिलती है, और 20 करोड़ से अधिक जो हमारी जनसंख्या अभी भी गरीब है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसानों के लिए संस्थागत ऋण स्रोतों का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो ये केवल गरीब लोगों को ऋण देते हैं। दूसरा कह रही है बिना किसी ब्याज दर के उच्च ऋण प्रदान करते हैं, ब्याज के ऋण प्रदान करते हैं। और ये कह रहे हैं कि उचित और नियंत्रित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को साहूकारों से बचाया जा सके। और चौथा कह रहा है कि ऋण चुकाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो आपको पता है जो ऋण वगैरह है, केवल हम बात करें अगर तो केवल गरीब लोगों को ऋण देता है तो नहीं। संस्थागत ऋण बैंक केवल गरीब लोगों को ऋण थोड़ी देता है, वो तो सभी को ऋण देगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिना किसी ब्याज दर के ऋण प्रदान करते नहीं। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि फ्री में आपको दे देंगे कि लीजिए आप पैसा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, नहीं, उस पर भी इंटरेस्ट रेट होता है। हालांकि जो होता है, जो मार्केट में जो हाल होता है उसके अकॉर्डिंग तो बेटर ही होता है, ठीक है। हालांकि अभी ये भी जो है बहुत ज़्यादा ऋण लेने लग गए हैं। इनका जो ब्याज दर है, अभी बैंक में आप लोन लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हाई इनका जो पेड हो गया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, उचित नियंत्रित बाजार दर व ऋण प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को साहूकारों से बचा जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के ऋण होते हैं वो थोड़े से बेटर होते हैं इनके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अपर्याप्त विकास का सबसे हानिकारक परिणाम क्या है। जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे रोड वगैरह, सड़क, बिजली, परिवहन, ये सारी चीज़ें, तो उनका जो सबसे अपर्याप्त विकास, सबसे हानिकारक परिणाम क्या हुआ है। तो केवल कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा मिला है। दूसरा कह रहे हैं कि कृषि, गैर कृषि रोजगार और उद्योगों के विकास में बाधा हुई है, जिससे प्रवास को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा कह रहे हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में कमी आई है, केवल भूमि का समान वितरण हुआ है। तो आपको पता है जो अगर आपके गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, ठीक है, बिजली, पानी, सड़क और परिवहन वगैरह के साधन, कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने के साधन, वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसको रिप्रेजेंट करिए, यानी गैर कृषि रोजगार और उद्योग के विकास में बाधा, जिससे प्रवास को प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर आपके गांव वगैरह में इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, गांव में आपको काम नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आप शहरों की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि शहरों में आपको पता है कि चप्पे चप्पे पे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं और वहाँ पे काम ढूंढना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में डेयरी सहकारिताओं की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। डेयरी सहकारिता का आपको पता है अमूल जो मिल्क है वो इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है। तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करता है। दूसरा गुजरात का अमूल मॉडल, जिससे छोटे दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ना, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बता भी दिया। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट जवाब है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे जो किसान होते हैं एक जगह अपना दूध जो है इकट्ठा करते हैं और वहाँ से सप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसको डेयरी बोलते हैं। तो अभी क्या है कि गाँव में अभी आप देखेंगे तो हर जगह ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में उपभोग ऋण यानी कंजम्पशन लोन क्या है। तो यह केवल कृषि उपकरण खरीदने के लिए लिया गया ऋण है। दूसरा, यह शादी, त्योहार या बीमारी जैसे उत्पादक घरेलू खर्चों के लिए, गैर उत्पादक घरेलू खर्चों के लिए किया गया ऋण है, या केवल बड़े उद्योगों द्वारा लिया गया ऋण है, या भूमि खरीदार के लिए लिया गया ऋण है। तो आपको पता है जो उपभोग ऋण होते हैं यानी कंजम्पशन ऋण होता है, यानी गैर उत्पादक होता है, ठीक है। अगर आप जैसे आप अपनी डेली खर्चे, शादी ब्याह, बीमारी या किसी अन्य फंक्शन के लिए जो पैसा लेते हैं वो क्या होता है, गैर उत्पादक ऋण होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, और जो कृषि उपकरण होता है वो कृषि से संबंधित ऋण होता है, और उद्योगों के लिए लिया गया उद्योगों के लिए होता है, और भूमि खरीदने के लिए लिया गया ऋण ये भी कृषि से संबंधित है। इसमें भी दो तरह के ऋण होते हैं, उत्पादक गैर ऋण होते हैं और गैर उत्पादक। जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लेते हैं तो वो उत्पादक ऋण हुआ, ठीक है, क्योंकि उससे इनकम जनरेट होगा। लेकिन शादी ब्याह पे जो आप पैसा खर्च करते हो तो उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होता है, बल्कि जो भी सेविंग्स होती है आपकी वो खर्च हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अधिकांश ग्रामीण गरीबी को मुख्य रूप से किस प्रकार की भूमिका निभानी भूमि स्वामित्व श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ पे ग्रामीण गरीबों की बात करें तो बड़े स्वामी हैं, सीमांत है, शहरी किराएदार है, या सरकारी अधिकारी हैं।
तो आपको पता है जो गांव के जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं, या तो भूमि यानी सीमांत होंगे या भूमिहीन मजदूर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मौसम की अनिश्चितता का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखना है कि मौसम की बात करें तो गैर कृषि व्यवसायों का विकास करना है, किसानों को केवल अधिक ऋण मिलने में आसानी है, या फसल की विफलता है, या खाद्य सुरक्षा में कमी और आय में अस्थिरता है, और शहरी क्षेत्रों में वस्तुओं की कीमतों की पूर्ति है। तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब होगा, क्योंकि आपको पता है कि फसलों की विविधता और खाद्य सुरक्षा की कमी जो है आय में अस्थिरता का कारण होती है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाती है तो उनका इनकम जो होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 प्रश्न। अब 20 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये लोग जो आप लोग ट्रिक लगा रहे हैं ना, इस ट्रिक को नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। जो अभी आप लोगों ने ट्रिक लगाई वो ट्रिक तो यहाँ पे काम कर जाएगी, लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपको रिवाइज कराने के लिए किए गए हैं ताकि आपको याद रहे, लेकिन एग्जामिनर को आपको रिविजन थोड़ी ना कराना है, वो आपको एग्जाम लेगा। तो जब वो प्रश्न जो सेट करेगा यहाँ पे वो सिमिलर प्रश्न सेट करेगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए, क्लैरिफाई रहिए अपने टॉपिक से। मौसम यहाँ पे बात कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर सी ही क्यों हुआ, इस पे आपको फोकस करना है, बजाय इसके कि ये आप जो ट्रिक लगा रहे हैं कि जो लंबी लाइन हो रही है वो सबसे बड़ी, जो लंबी लाइन है वही राइट जवाब है। तो यहाँ पे लंबी लाइन यहाँ इसलिए रखी गई है ताकि आप चीज़ों को क्लियरिफाई डायरेक्ट कर सकें। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपका मॉक टेस्ट मैं लूँगी तो मैं खुद फंसा सकती हूँ आपको। यहाँ पे मैं 4 ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस के ऑप्शंस रखूँगी ताकि आप, अगर मैं आपसे 10 प्रश्न भी पूछूंगी उस टाइप के, अगर मैं अब फंसाने पे आऊँ आपको, तो 10 में से आप 2 भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे, इतनी गारंटी मैं लेकर चल सकती हूँ। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपको सिर्फ रिवाइज कराने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे ट्रिक लगाने के बजाय आप ये सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसका वही जवाब क्यों हो रहा है। क्योंकि जब इस तरह से आप क्वेश्चन करके पूछते हैं तो आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को, अपने नोट से मैच करिए कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप इसी ट्रिक को लगाएंगे फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो फिर आपके क्वेश्चन जो होंगे गलत हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको ट्रिक वगैरह नहीं देगा वहाँ पे। ठीक है, तो फोकस करिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको फोकस करिए, और क्यों कोई प्रश्न सही हो रहा है कोई प्रश्न गलत क्यों हो रहा है, ये इसीलिए मैं पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रही हूँ, चारों ऑप्शंस को मैं डिस्कस करके चल रही हूँ ताकि जो है कन्फ्यूज़न आपका जो है क्लियर होता रहे। ठीक है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचना है, ये सारे नुकसानदायक है आपके लिए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि रिवीजन पे फोकस करिए और क्लैरिफायर हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े उसको अच्छे से याद रखें, क्लियर है जो भी आपका, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ है या कोई ऑप्शन क्यों सही हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।